यूएई ने ओपेक को गुड बाय हबीबी कह दिया है। अब इसकी इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इसको आज हम समझेंगे। इसी के साथ ये विषय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। द यूएई's exit from OPEC marks the beginning of the end for global energy cartels. Critically examine. यहां पर कार्टेल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या ओपेक एक कार्टेल के तौर पर ऑपरेट करता था? व्हाट इज ए कार्टेल? इसको समझेंगे। यूएई ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, इसको भी समझेंगे। यूएई के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिर दुनिया का ट्रेंड जो है वो किस दिशा में जा रहा है व्हेन इट कम्स टू ऑयल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। दिस विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन। और यू वॉन्ट बिलीव, आज एआई का जमाना है। एआई की इम्पैक्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पर कैसे हो रही है, इसको भी आज हम समझने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद सम ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से यूएई ने यह डिसाइड किया कि अब इसको ओपेक का पार्ट नहीं रहना है। यूएई सीक्स स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन इंक्रीज। मतलब यह है कि अब यूएई जो है वो ऑयल को और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड व्हाई यूएई वांट्स टू डू दिस थिंग, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, इसको भी आज हम समझने वाले हैं। ये जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल दैट इज ओपेक, राइट? हियर अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड कार्टेल। कैसे ओपेक जो है वो एक कार्टेल के तौर पर बिहेव करता था, कैसे जियोपॉलिटिक्स को, ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करता था, इन चीजों पर भी थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। एक लंबे समय से प्रोडक्शन कोटा की जो एक सिस्टम ऑपरेट करता था, मीन सिस्टम चलाता था ये ओपेक, इसका भी कहीं ना कहीं जो है वो अब अंत आएगा। रही बात कार्टेल्स और कोल्यूशन की, तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई पर मार्केट्स चलती है। ग्लोबल इकोनॉमी जनरली स्पीकिंग फ्री मार्केट के तौर पर बिहेव करती है। तो you know the relationship between demand and supply of any product and service. I'm not going into the details of those basic things here. मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ऐसी बेसिक चीजें जो है वो आपको पता होगी। अब अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, मिलकर आपने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि एक दूसरे के साथ आप कॉम्पीट नहीं करेंगे, यानी कि जो ओपेक के मेंबर्स हैं वो जब मिलते हैं तो वो ये डिसाइड करेंगे या फिर डिसाइड करते आए हैं कि वो हर महीने, हर रोज कितना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया ये कहेगा कि हम एक दिन में 10 लाख बैरल ही पैदा करेंगे, फिर यूएई कहेगा कि हम 3 लाख बैरल पैदा करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ है ग्लोबल डिमांड कितनी है। लेट्स से ग्लोबल डिमांड 50 लाख बैरल की है पर डे एंड यू आर प्रोड्यूसिंग जस्ट 49 लाख बैरल्स पर डे। तो 1 लाख बैरल की जो कमी हुई उससे क्या होगा, उससे स्कैरसिटी पैदा होगी। तो ऑयल की प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो पैसे सबसे ज्यादा किसको मिलेंगे? ओपेक देशों को। तो इस प्रकार की एक सिस्टम जो है, इस प्रकार से एक कार्टेल जो है वो चलाया जाता था बाय दिस ओपेक नेशन। आज भी ये ओपेक देश जो है वो इसी प्रकार का कार्टेल जो है वो चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपेक ही ऐसा कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने ऑटो कंपनीज जो हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज, इन पर बहुत सारे फाइन्स लगाए हैं क्योंकि बहुत सारी ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो मिलकर जो सीट हैं तो उनका फोम, फिर एयरबैग्स, फिर स्पार्क प्लग्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जिनको मिलकर वो क्या करते थे, इनकी प्राइसेस डिसाइड करते थे। मर्सिडीज ये कहेगा कि स्पार्क प्लग हम 10 यूरो में ही बेचेंगे, तो फिर बाकी की कंपनीज जो है वो भी ये सारे मिलकर ऐसे ग्रुप में चलाते थे कि भाई 10 यूरो से नीचे हमें नहीं बेचना है, भले ही वो 5 यूरो का मिल सकता है या फिर उसकी रियल प्राइस जो है वो 5 यूरो ही क्यों ना हो। लेकिन जब ये सप्लायर्स जो है वो मिलकर एक कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं तो फिर कस्टमर जो है उनको भुगतना पड़ता है। तो यूरोपियन यूनियन ने ऑटो कंपनीज पर इस प्रकार के फाइन्स लगाए थे, वो भी इस प्रकार से कार्टेल के फॉर्म में ऑपरेट करते थे। यूके में लगभग 50 जितनी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जो अपनी फीस जो है वो फिक्स करके रखती थी। एक
सब मिलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि भाई थोड़ी फीस बढ़ा देते हैं, तो इन पर भी फाइन्स लगाया गया है। एप्पल एक बहुत ही फेमस कंपनी है, राइट, आईफोन बनाती है, उनका एक ऐप है आई बुक्स। अब अमेजोन का है किंडल, तो किंडल में अगर आप किताब खरीदेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 का ये बहुत बड़ा रैकेट जो है वो सामने आया था कि किंडल में वही ई बुक जो है वो आपको कम प्राइस में मिलेगी और एप्पल जो है वो इसी आई बुक को थोड़ा और एक्सपेंसिव बेचता था। तो इस प्रकार की प्राइस रिगिंग और इस प्रकार की स्ट्रेटजीज जो है वो बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऐसे करती आई हैं। अब रही बात ओपेक की। ओपेक को सबसे बड़ा कार्टेल, दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओपेक एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा कार्टेल है कि इनके द्वारा लिए गए डिसीजंस जो हैं वो हम सबको इम्पैक्ट करते हैं। कोई भी ओपेक की जो प्राइस इंक्रीज करने की स्ट्रेटजी है उससे इम्यून नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब प्राइस बढ़ेगी ऑयल की तो डेली डीजल की प्राइस बढ़ेगी, जब डेली डीजल की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा का मतलब यह है कि मेरे आपके पॉकेट में से और ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च होंगे। इसी के साथ जो एसेंशियल प्लास्टिक्स हैं इनकी प्राइस बढ़ेगी, डीजल की बढ़ेगी, प्लास्टिक्स की बढ़ेगी। फिर खेती बाड़ी की बात करें तो फर्टिलाइजर्स की प्राइस बढ़ेगी, तो किसान की जेब में कम पैसे रहेंगे, राइट, किसान को एक हद से ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट जो है वो कम होगा और इवेंचुअली हम सब की जो परचेसिंग पावर कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है उसको भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है ओपेक का डिसीजन। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल ओपेक वन ऑफ द बिगेस्ट कार्टेल दैट इज ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं यूएई के बारे में। कौन से ऐसे ड्राइवर्स रहे, कौन से ऐसे मेन रीजंस रहे जिसकी वजह से यूएई ने इसको टाटा गुड बाय कहने का डिसीजन लिया? नंबर 1 इज स्ट्रैंडेड एसेट्स। याद रखिए, यूएई एक ऐसा देश है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो ऑयल इज एन एसेट फॉर यूएई। अब यूएई की जो करंट कैपेसिटी है, डेली यूएई 3.4 मिलियन बैरल्स पैदा करता है। बीपीडी का मतलब यहां पर है बैरल्स पर डे, तो एवरी डे 3.4 यानी कि 34 लाख बैरल्स यूएई पैदा करता है। इसकी ये करंट कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, क्योंकि इस पर एक लिमिट रखी गई है कि आप इतना ही पैदा कर पाएंगे। इनकी जो रियल कैपेसिटी है दैट इज 4.8 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी कि आप ज्यादा पैदा कर सकते हैं, बट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ ओपेक आप ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, तो आपके जो एसेट्स हैं वो स्ट्रैंडेड हैं, वो ऐसे बांध के रखे गए हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। इसी के साथ यूएई ने ये डिसाइड किया है कि 2027 तक वो अपनी कैपेसिटी जो है वो 5 मिलियन तक ले जाना चाहता है, इसको और थोड़ा इंक्रीज करना चाहता है और धीरे धीरे करके ये एक 1/3 जितना अभी जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसमें और 33-35% जितना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा वो बेच पाएगा, जितना बेच पाएगा उतने ज़्यादा पैसे जो है वो यूएई एज ए कंट्री को मिलेंगे, क्योंकि इनका मेन एक्सपोर्ट जो है दैट इज ऑयल। रही बात ग्लोबल डिमांड की, तो अभी ग्लोबल ऑयल की डिमांड जो है वो अपने पीक पर पहुंच रही है। पीक का मतलब है कि एक अगर आप देखेंगे तो जैसे ऑयल स्टार्ट हुआ, एज यू कैन सी आई एम ड्राइंग ए रफ स्केच, तो यहाँ पर एक पीक जो है यहाँ तक पहुंची है। अब ये पीक थोड़ा एक्सटेंड हो जाए और उसके बाद तो हमें आज नहीं तो कल ये इसका डाउनफॉल तो होने ही वाला है। तो क्योंकि अब ये अपने पीक पर पहुंच रहा है तो हर कोई चाहता है कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम रेवेन्यू इसमें से जनरेट कर लें बिफोर डीकार्बनाइजेशन बिकम्स वेरी नॉर्मल थिंग। इसी के साथ पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि अब धीरे धीरे दुनिया जो है वो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना जितना ऑयल हर रोज मंगवाता था, अब अगर चाइना का आंकड़ा देखेंगे देन यू विल फाइंड कि उन्होंने एवरी सिंगल डे 1 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन जो है वो कम किया है, बिकॉज चाइना में ईवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा
पेनिट्रेशन हो रहा है ईवीज का, राइट, चाहे वो ट्रक्स हों, मोटरसाइकिल्स हों, कार्स हों। एंड आई एम श्योर आपने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये चाइना जो है उनके ईवी के सेल्स, फिर रजिस्ट्रेशन के फिगर्स देखे होंगे कि कितनी गाड़ियां जो है वो रजिस्टर हुई है, ईवीज रजिस्टर हुई है। और जब भी आप इस प्रकार के कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो आपको ये भी एनालाइज करना है, कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होगी, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से डेवलप हो जाएगी। बट व्हेन यू रीड फिगर्स लाइक दिस, लेट्स से आपने चाइना का आज ईवी का आंकड़ा देखा कि इतने ईवी 2025 में रजिस्टर हुए, तो उस समय पर आपको सिर्फ वो आंकड़ा याद नहीं रखना है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर चाइनीज पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पर ईवी और ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, दैट मीन्स उतना कम ऑयल यूज़ होगा। दैट मीन्स कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, isn't it? तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि चाइना का ही अगर एग्जांपल लें तो उनकी डिमांड जो है वो 1 मिलियन बैरल पर डे से कम हुई है, 10 लाख बैरल कम हुए हैं उनके कंजम्पशन में। देन यू हैव कॉम्पिटिटर्स जैसे यूएसए जो है वो शेल ऑयल, शेल गैस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेल कंपनी हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट शेल। ये कैसे, ये शेल टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो डू सर्च इट आउट, राइट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यूएसए जो है ये और ज़्यादा ऑयल, कनाडा जो है उसने भी ग्लोबल लेवल पर सप्लाई जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कार्टेल का जो रेलेवेंस है वो धीरे धीरे कम हुआ है। ओपेक वॉज अनएबल टू एनफोर्स कोटास, ये जो कोटास ओपेक थोपने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें भी बहुत सारे मेंबर कंट्रीज जो हैं दे आर नॉट हैप्पी विद दिस कोटास। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएई ने ये डिसाइड किया कि अब वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं रहना चाहता है। और इसी के साथ साथ आप ये भी समझ पाए होंगे कि कैसे ये एज ए कार्टेल जो है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है ना। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप ये भी समझ लीजिए कि कैसे ओपेक के ये कार्टेल बिहेवियर की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आई है। एक इकोनॉमिस्ट हैं जॉन एस्कर, वो UCLA में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने रिसर्च की इस विषय पर और उन्होंने ये आंकड़ा सामने रखा है कि 1970 से 2014 के बीच में ओपेक की एक्शंस की वजह से पूरी दुनिया को $5.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2.5 साल अगर पूरी दुनिया में रिसेशन रहता है और इसकी वजह से जो नुकसान होता है, इतना नुकसान, इतना घाटा जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ओपेक के डिसीजंस, ओपेक के इस कार्टेलाइजेशन की वजह से हुआ है। सो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको अभी तक की चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स जंप ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस डिस्कशन एंड दैट इज़ अब इसकी इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर क्या होगी। इसकी इम्पैक्ट जो है यूएई का ये डिसीजन जो है ओपेक में से निकलने का, तो इसकी इम्पैक्ट इन जनरली स्पीकिंग इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो जो ऑयल सप्लाई है वो भारत के लिए और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, राइट। अब इंडिया के लिए, इंडिया के पास एक और देश है जो फ्री हैंड प्रोडक्शन करेगा, वो जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकता है। तो इंडिया को एक और अच्छा सप्लायर मिलेगा। इसी के साथ वी नो के भारत और यूएई की बात करें तो हमारा एक स्टेबल पार्टनर है यूएई, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड हियर के ये नज़दीक भी पड़ता है कंपेयर टू लेट्स से यूएसए से जो ऑयल आता है, रशिया से जो ऑयल आता है, तो रशिया इज़ वेरी फार फ्रॉम इंडिया, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। यूएसए का भी सेम है। अफ्रीका के जो देशों की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। तो बिकॉज यूएई इज़ क्लोज टू इंडिया, तो चीपर ऑयल जो है उसका एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो भारत को मिल गया है। वैसे हम यूएई से चीज़ें खरीदते ही हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट बाइंग इट, लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स प्राइस जो है वो भी थोड़ी कम होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात आई है इस चीज़ की, तो लेट मी टेक यू थ्रू द मैप्स एज वेल, क्योंकि एज वी नो के पिछले कई दिनों से ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। सो यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट हियर, राइट,
This is a UAE, as you all know. Let me use the uh, right. So you can see here this region, ये पूरा क्षेत्र जो है अच्छे से देख लीजिए. दिस इज ईरान हियर, सऊदी अरेबिया, ये बाकी के देशों को भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा. आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू इट एज क्विकली एज पॉसिबल. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, जैसे पर्शियन गल्फ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसके साथ जुड़ी हुई सारी जियोग्राफिकल डिटेल्स, व्हेन आई से सारी, आई मीन टू से कौन सा देश किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, राइट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है. ना ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू मेंशन, बट स्टिल बता देता हूँ, राइट. ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ एक और लोकेशन जो है वो न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ यमन एंड हूथी. तो यहाँ पर ये बाब अल मंदेब नाम की जो जगह है, तो ये भी न्यूज़ में थी. तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेड सी का एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है ये बाब अल मंदेब, राइट, ऑफ गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ने का काम करता है ये. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सोकोत्रा आइलैंड है, ये यमन का आइलैंड है सोकोत्रा आइलैंड. तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से, मीन्स आपके दिमाग में ये मैप जो है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए डायलॉग फ्रॉम उरी. उरी फिल्म देखी होगी आपने. तो उसमें जब मिशन की तैयारी होती है तो एक कोई ऑफिसर होते हैं, वो पूरा ग्राउंड पर वो माउंटेन्स और उसका एक वो छोटा सा, वो क्या कहते हैं उसका, आई डोंट नो द राइट वर्ड फॉर इट, बट एक पूरा तैयार किया हुआ होता है. तो वो कहते हैं कि भाई ये सारी पहाड़ियाँ, मीन्स रात को जब सोता हूँ तो मुझे अपने बच्चे नहीं, लेकिन ये सारी पहाड़ियाँ, ये पूरा लोकेशन जो है वो दिमाग में चलता रहता है. सो इतनी अच्छी तरीके से आपको ये वेस्ट एशिया वाला क्षेत्र जो है वो पता होना चाहिए. अब भारत के फ़ायदे की बात करें तो यूएई जो है वो एनर्जी वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अक्रॉस द बोर्ड. तो ग्रीन एनर्जी में, राइट, हाइड्रोकार्बन्स में, हर जगह पर. तो इसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये यूएई का डिसीजन भारत को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा. इतना ही नहीं, अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी भारत के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं. फॉर एग्जांपल, ये टारगेट है, दुनिया ये सोच रही है कि ये सारे युद्ध जब ख़त्म हो जाएंगे, होपफुली, लेट्स होप कि जल्दी ही ख़त्म हो जाए, तो क्रूड ऑयल की पर बैरल की प्राइस जो है वो $50 हो जाएगी. यू वोंट बिलीव दिस थिंग. अभी आपको लगेगा कि $50 रियली, अभी कितना चल रहा है आज मैं अगर आपसे पूछूं. लेट मी थ्रो ए क्वेश्चन फॉर यू गाइज, राइट. जब भी आप इस वीडियो को देखें तो उस दिन की करंट प्राइस क्या है ब्रेंट क्रूड ऑयल की, उसको आपको कमेंट सेक्शन में डालना है. सो दिस छोटी एक्सरसाइज विल हेल्प यू रिमेंबर द प्राइस. एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर डे टू डे प्राइस, बट पता होना चाहिए कितना है. जैसे ये $50 अभी डाइजेस्ट नहीं होता है कि इतना थोड़ी होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, ये यूएसए, इजराइल और ईरान का जब युद्ध स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले का प्रेडिक्शन ऐसा ही था. ये अचानक से ये युद्ध स्टार्ट हो गया. वरना यही मानकर चल रही थी दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यही मानकर चल रहे थे कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो और ज़्यादा ड्रॉप होगी. दूसरी चीज़, जब क्रूड की प्राइस ड्रॉप होगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो इन्फ्लेशन कम होगा. और इन्फ्लेशन कम होगा तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज होगा. पैसों की वैल्यू इंक्रीज होगी, इन द सेंस के हम और ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़रीद पाएंगे, क्योंकि चीज़ें जो है वो और ज़्यादा सस्ती हो जाएगी. एंड नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा. तो ये भी कुछ इसके बेनिफिट्स हैं. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने बताया या नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट लेट मी टेल यू, you'll be surprised to know the fact कि technology played a very very important role in UAE's decision, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI डेटा सेंटर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. कितनी सारी AI की वेबसाइट्स और कितनी सारी AI के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट. हम जब भी स्क्रॉल करते हैं इंस्टा में या फिर यूट्यूब देखते हैं तो कितनी सारी एड्स आती हैं AI की, अलग अलग AI की. कितने सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं कि ये AI ये कर सकता है, वो कर सकता है. दैट मीन्स कि AI डेटा सेंटर्स जो हैं इनकी भी डिमांड बढ़ रही है. दैट मीन्स इट नीड्स मोर एनर्जी. इनको भी ऑयल चाहिए, इनको भी गैस चाहिए फॉर पूरी उनकी जो सप्लाई चेन है उसके लिए. सो क्योंकि अभी इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन अगर आप कर लेंगे ज़्यादा
तो आपको फ़ायदा होगा, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर लेना, क्योंकि एक दिन आएगा जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, इज़न्ट इट? दूसरी चीज़, जो पीक ऑयल है, जो मोमेंट मैंने आपको दिखाया ना, ये एक मैंने स्केच ऐसे ड्रॉ किया था, तो ये जो स्केच है, ऐसा नहीं है कि ये नॉट स्केच बट ये जो पीक है वो ऐसे इतना तुरंत ही डाउनफॉल इसका नहीं होगा। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये अपने पीक पर ऐसे पहुँचेगा, फिर थोड़े टाइम के लिए ये पीक पर रहेगा और उसके बाद कुछ लेट्स से दशकों के बाद ये डाउनफॉल आएगा। तो अभी मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो इसमें थोड़ा पीक ऑयल जो है, ये मोमेंट जो है, ये और ज़्यादा थोड़ा इसको थोड़ा और स्पेस मिला है ये प्रोड्यूसिंग देशों को। फिर एआई की वजह से ऑयल प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। सो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से अब फ्री हैंड चाहता है यूएई, और ये एफिशिएंसी बढ़ी है, पीक ऑयल डिमांड जो है वो एक्सपांड हुई है, तो इसकी वजह से लॉन्जिविटी जो है वो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज या फिर ऑयल इंडस्ट्री की इंक्रीज हुई है। सो दिस आर फ्यू रीजंस जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, एंड आई एम गोइंग टू मेक सम मोर वीडियोज़ ऑन अदर टॉपिक्स, राइट। ये कुछ करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग कि जैसे वक्त मिले दिन में तो आई विल ट्राई, अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग, राइट। दिस आर फ्यू व्हाट वी से सैंडबॉक्स मोमेंट्स। सैंडबॉक्स मतलब ये है कि आई एम ट्राइंग, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, इफ़ आई कैन फिट दिस थिंग इन माय डेली शेड्यूल, देन कम से कम एक ऐसे टॉपिक पर आई विल मेक वीडियो। एंड इसी के साथ एक सीरीज़ है रेजिस्टेंस की, उसका लास्ट चैप्टर अभी बाकी है, तो दैट्स ऑल्सो कमिंग आउट वेरी सून। एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन सीरीज़ जो सुपर पावर वाली सीरीज़ है, 21st सेंचुरी का सुपर पावर। तो वो क्या है सुपर पावर, और उसको समझेंगे, एंड हाउ यू कैन यूज़ दैट सुपर पावर इन योर डे टू डे लाइफ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें जो हैं, you will find on Curiously Education in near future. So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.